झूठ के पांव भले ही लंबे होते हैं मगर उम्र लंबी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि झूठ तो झूठा है, आज नहीं तो कल पकड़ाइए जाएगा। और झूठ के पकड़े जाने के मामले में पिछले कुछ घंटे भाजपाई सिस्टम के लिए बड़े दुखदायी रहे। जी हां, आप देख रहे होंगे कि साल 2011 से ही कांग्रेस के गांधी परिवार पर बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार हमला करते हैं और इसमें अन्ना हजारे को भी जोड़ लीजिए, उस आंदोलन को भी जोड़ लीजिए। तमाम तरीके की मनगढ़ंत कहानी या जिनका कोई आधार नहीं है और तरह तरह के झूठ गढ़ के लोग लाते हैं। उनमें से दो झूठ के किले आज धराशायी हो गए। एक तो अदालत ने किया और दूसरा खुद भारत सरकार ने ही कर दिया। यानी भाजपा के जो परम सत्यवादी नेता हैं संबित पात्रा, उन्होंने ही करवा दिया। उधर ज्ञानेश कुमार का एक नया खेल सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत तगड़ी वाली कहानी छाप दिया है और ऐसा छापा कि मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गूंजने लगा। जी हां, बिहार एसआईआर के दौरान केंचुआ का एक नया खेल सामने आया है जो कि अपने ही नियम नहीं मानता। मगर इस खेल के सामने आने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो किया है वो भी बहुत तगड़ा है। एकदम आसान भाषा में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अरे एक मामला और है और वो ये है कि भारत में आम आदमी तो छोड़िए, खास आदमी भी छोड़िए, भगवानों का शोषण हो रहा है। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उन दो झूठों की बात कर लेते हैं जिससे बात बात में बीजेपी के लोग कहीं भी बोल देते हैं और पंडित नेहरू से लेकर आज के गांधी परिवार को निशाना बनाने का बहाना मिल जाता है। पहला मामला है, आप अक्सर देखते होंगे भाजपाई झूठ और नफरत की फैक्ट्री की सरगना तथा IT सेल के लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे, यानी गायब करवा दिए थे। यहाँ तक कह दिया जाता है कि 51 डिब्बों में ये कागजात लेकर जाया गया था, यानी शुभ शुभ डिब्बों की संख्या थी। यानी इतना लंबा झूठ फेंको कि लोगों को भरोसा हो जाए। यानी भाजपाई सिस्टम कहता है कि पंडित नेहरू से संबंधित कागजात को सोनिया गांधी ने निकलवा लिया था, यानी हटवा दिया था ताकि लोगों को पता न चल जाए। मगर अब लोकसभा में सरकार ने ही बताया है कि ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है जी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि झूठ की इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने संसद से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब किए गए हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने कहा है कि ये बात गलत है, कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सामने आया है। बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा को तो उस वक्त मीडिया ने खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए ये सब खबरें चलाई गई। क्या अब देश का मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को तो इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए, मगर आपको भी पता है ये लोग झूठ के लिए माफी नहीं मांगते। हालांकि समझने वाली बात यह है कि झूठ का पर्दाफाश उन लोगों ने ही करवा दिया जो इस झूठ को बहुत दूर तक लेकर जाना चाहते थे। संबित पात्रा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो गूंजता है वो तो पता ही है। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई चीज को पात्रा ने भी सच मान लिया, भूल गए कि वो किस फैक्ट्री में बैठे हैं और अपनी ही सरकार से सवाल कर दिया। सवाल था कि क्या साल 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज गायब पाए गए? यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए। और जवाब आया कि कुछ वो गायब नहीं है जी। यानी एक झूठ का पर्दाफाश तो खुद मोदी सरकार ने ही कर दिया। हालांकि कांग्रेस का जो सवाल है कि क्या गोदी मीडिया अब इस सच को दिखाएगा कि कैसे बीजेपी के लोगों ने झूठ फैलाया, इसका जवाब आप सबको पता है। गोदी मीडिया का काम खाली झूठ फैलाना है, सच नहीं। आइए अब जो दूसरा झूठ पकड़ा गया है उसे भी देखिए। आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 10 साल से नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मगर आज एक निचली अदालत ने ईडी के इस मुकदमे को सुनवाई के लायक भी नहीं समझा है और इसे खारिज कर दिया। और जैसी जैसी टिप्पणियां की उन्हें देखकर चिंटुओं को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले पर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई के लायक ही नहीं है।
क्योंकि ये मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि ईडी केवल पीएमएलए की अनुसूची में उल्लिखित अपराधों के संबंध में ही एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू कर सकती है। यानी सीधे सीधे अदालत में गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए कह दिया गया कि यह मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। यानी कहीं न कहीं ईडी की गलती पकड़ी गई। साथ ही साथ अदालत ने यह भी राय व्यक्त किया कि चूंकि अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, इसलिए आरोपों की योग्यता के संबंध में ईडी द्वारा दी गई दलीलों पर निर्णय लेना समय से पहले और अनुचित हो जाएगा। इस मामले पर हमने पहले भी बात किया है और जब भी इसे थोड़ा कायदे से समझने का प्रयास किया जाता है, ईमानदारी से देखने का प्रयास किया जाता है, तो दिखता है कि ईडी ने वही काम किया है जो पिछले 11.5 साल से तमाम विपक्षियों के खिलाफ उसने कथित रूप से उससे करवाया गया। यानी आज एक तरफ पंडित नेहरू को लेकर फैलाया गया भाजपाई झूठ पकड़ा गया, दूसरी तरफ ईडी का कारनामा भी कहीं न कहीं सामने आया। अब ईडी के बाद केजरीवाल के पास चलते हैं, जिसने कसम खा लिया है कि न तो वो भाजपा और भाजपाई नेताओं से अपना कोई नियम मनवाने के लिए दबाव बनाएगा, समझाएगा, नोटिस देगा और न ही खुद अपना नियम मानेगा। जी हाँ, अभी जो कांड सामने आया है उसमें यही है कि केजरीवाल ने खुद अपना ही नियम नहीं माना। आप इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए, इसमें लिखा गया है कि एक तरफ 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, दूसरी तरफ बिहार एसआईआर के दौरान वोटरों को नोटिस भेजे जाने के मामले में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है, जो कि चिंता पैदा करने वाली है। कानून कहता है कि केवल स्थानीय अधिकारी ही वोटरों को नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले से ही भरे हुए नोटिस भेजे। भले ही नोटिसों के आधार पर नाम नहीं कटे हों, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये सवाल इतना गंभीर था कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ वही जिसके बारे में हमने आपको कई महीने पहले बता दिया था और हाल ही में चीफ जस्टिस ने दिखा दिया था जब वो सुनवाई के दौरान उबासी ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हुजूर का सुनवाई में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ एसआईआर मामले पर सुनवाई कर रही थी। तभी एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने द इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट का हवाला दिया और बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा वोटरों को नाम हटाने के लिए लाखों की संख्या में पहले से ही भरे हुए नोटिस भेजे गए थे, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसे नोटिस जारी करने का अधिकार केवल और केवल स्थानीय मतदाता पंजीकरण अधिकारी को है। प्रशांत भूषण ने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताया और तर्क दिया कि स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया में केंद्रीय हस्तक्षेप है, जो कि ठीक नहीं है। यानी जो नोटिस लोकल लेवल पर भेजना चाहिए था वो दिल्ली से भेजा गया, जो काम ईआरओ को करना था वो दिल्ली में बैठे हुए लोग कर रहे थे। प्रशांत भूषण कहते हैं कि इससे पता चलता है कि केंद्रीयकृत चुनाव आयोग की ओर से कुछ गड़बड़ी हो रही है। प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि जब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों ने चुनाव आयोग से सवाल किया तो उसने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने समाचार पत्रों यानी अखबारों की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आयोग से अदालत में मीडिया प्रकाशनों पर अचानक प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी ये नहीं कि अखबार में कोई खबर छपी है, कोई रिपोर्ट आई है और आप लेके आए हम जवाब दे दें। चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि एडवोकेट प्रशांत भूषण चाहते हैं कि इन आरोपों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें हलफनामे के माध्यम से सबूत पेश करने चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। सभी नोटिस जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। यानी केजरीवाल के वकील साफ साफ अदालत में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग नहीं कर पाया। यानी जब अखबार को गड़बड़ी मिली तो उसके पत्रकारों ने चुनाव आयोग से सवाल किया, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया, अखबार ने छाप दिया। वही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया तो चुनाव आयोग के वकील कहते हैं कि हम ऐसे जवाब नहीं देंगे जी, हलफनामा दीजिए और सबूतवा दिखाइए। आगे सुनिए, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जाए तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जवाब तभी मांगा जा सकता है जब कोई बात औपचारिक रूप से न्यायालय के समक्ष रखी जाए। चीफ जस्टिस ने समाचार पत्र और उसके पत्रकारों की विश्वसनीयता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि न्यायालय केवल रिपोर्टों के आधार पर जवाब देने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि रिपोर्टें स्वयं स्रोतों पर निर्भर करती हैं, उनमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। यानी चीफ जस्टिस ने भी हलफनामे के रूप में सवालों को रिकॉर्ड पर लाने की बात कही। आगे कहने लगे कि पत्रकार ने यहाँ लिखा है कि ऐसी जानकारी मिली है, यानी ये विशेषण शब्द है, इस प्रकार की जानकारी मिली है तो कोई न कोई उसका स्रोत होगा। स्रोत कभी कभी सही कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह जानकारी कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब भला बताइए, पत्रकार कब से अपना स्रोत छापने लग गए, अपना सोर्स बताने लग गए। इस पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि यह जानकारी अचानक सामने नहीं आई है और उन्हें बिहार के एक बेहद जिम्मेदार राजनीतिक नेता ने भी पहले ही सूचित कर दिया था। तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
बीच में दखल देते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई जनहितैषी व्यक्ति किसी शीर्ष राजनीतिक नेता के संपर्क में आता है तो उस जनहितैषी व्यक्ति को किसी और माध्यम से आरोप लगाने की बजाय सीधे याचिका दायर करने की सलाह दी जानी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रशांत भूषण से संपर्क करने वाले सज्जन निश्चित रूप से याचिका दायर करने के लिए आगे आएंगे। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान वही चीजें निकलकर सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट से जिसकी आशंका इस तस्वीर से निकलती है। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, इस तस्वीर में भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत अपने परिवार के साथ हैं, साथ में तमाम जज भी हैं। यह तस्वीर तब की है जब वो चीफ जस्टिस होने वाले थे और हरियाणा के उस भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर भोजन करने पहुंच गए थे जो मुख्यमंत्री कथित रूप से खुद ही कहते हैं कि मेरी औकात एगो चपरासी भी ट्रांसफर करने की नहीं है। बाकी आपको एक बार फिर से बता दें, एसआईआर केस में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही सुनवाई चलती रहेगी, तारीखें खूब होंगी, चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे, विवाद होगा, मगर निकलेगा शायद कुछ भी नहीं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पिछले कई सालों से चुनाव संबंधी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसका एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूं। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दें, वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा था और हुजूर ने कहा था कि होली के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। जरा पता लगाइए कि होली आई कि नहीं आई। नहीं पता लगे तो गब्बर सिंह को बुलाइए, वो पूछे कि होली कब है होली, शायद तब पता चले कि आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर फैसला कब आएगा, सुनवाई कब होगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित जो फर्जीवाड़े की शिकायतें थीं उन पर 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब जरा सोचिए कि अगर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे और 5 साल तक कोई फैसला न हो, इसके बाद उस सुनवाई का, उस फैसले का क्या मतलब रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल चोरी से चुनाव जीत जाता है तो उसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, उसे जो लूट खसोट करनी थी कर लिया, जिस सेठ को अमीर बनाना था बना लिया। जब पूरा विवाद ही किसी चुनाव प्रक्रिया को लेकर था, चुनाव में चोरी को लेकर है, तो 5 साल बाद उस विवाद पर सुनवाई और उसके फैसले का क्या अर्थ रह जाता है। महाराष्ट्र में कई पार्टियों को तोड़ने, सरकार गिराने का जो मामला था उसे भी याद करिए। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की चीफ जस्टिस ही खत्म हो गई, ये मामला खत्म नहीं हुआ और हुजूर ने हर वो काम किया जिससे महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी रहे। अब एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का वही रवैया नजर आ रहा है। इसीलिए बार बार शायद बीजेपी के लोग चुनाव संबंधी किसी भी मामले पर कहते हैं कि तो अदालत चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, खुला तो है। खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री कहते हैं। शायद उन्हें भरोसा है कि यदि विपक्ष अदालत चला गया तो वही होगा जो नॉन बायोलॉजिकल के पक्ष का होगा, जो वो चाहेंगे। मामला लटकता रहेगा और लटकते लटकते लोकतंत्र की अम्मा का स्वर्गवास हो जाएगा। अभी बिहार एसआईआर को लेकर जो सामने आया है उस पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि बिहार में धोखाधड़ी के नए सबूत सामने आए हैं। कानून के मुताबिक केवल स्थानीय अधिकारी ही नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही नोटिस भेजे हैं। मकसद साफ था, एक खास तरह के मतदाताओं को चिन्हित करके बाहर करना है। यानी दिल्ली से ही, इनके आरोपों के अनुसार दिल्ली से ही पहले से तय था कौन कौन से वोटरों का नाम हटाना है, यानी वहीं से सारा प्लान काम कर रहा था। अब याद करिए, ये वही बात है जो मैंने कई महीने पहले कहा था कि जो तैयारी होनी है, जो रिजल्ट आना है, जो लिस्ट बननी है, वो सब पहले से तय लग रहा है। बाकी जो हो रहा है वो तो लोगों को दिखाने के लिए है कि देखो कुछ हो रहा है। उधर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद ये लोग देवता को 1 सेकंड के लिए आराम नहीं करने देते हैं, भगवान का जमकर शोषण करते हैं। ये तथाकथित धनी लोग ढेर सारा पैसा दे के विशेष पूजा करने की परमिशन ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये बातें भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज ने कही हैं, चीफ जस्टिस ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग भगवान का शोषण करते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में पैसे वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा होती है, यानी जो अमीर हैं वो ढेर सारा पैसा झोंक देते हैं, पैसा देकर विशेष दर्शन और विशेष पूजा करवा लेते हैं। इससे सामान्य श्रद्धालुओं को कम समय मिल पाता है। इसी प्रथा के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट गई तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ईश्वर सबके लिए समान है, पैसे के दम पर अलग से दर्शन नहीं हो सकता। मंदिर ट्रस्ट को व्यवसाय की तरह काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूजा पद्धति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे असमानता पैदा हो। मंदिर के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी श्रद्धालुओं को बराबर का अवसर मिले, दर्शन और पूजा पारदर्शी हो। धर्म का उपयोग अमीरों को विशेष सुविधा देने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ बात निकल कर आई है कि मंदिर आस्था का स्थान है, मुनाफे का नहीं। पैसे के दम पर कोई धकाधक भगवान तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ये बात तो ठीक है कि मंदिर में समानता होनी चाहिए, वहां अमीर और गरीब में भेद नहीं होना चाहिए, मगर दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि देश भर में जितने भी बड़े मंदिर हैं शायद ही किसी में ऐसा होता होगा जहां वीआईपी दर्शन न हो, चाहे पैसे के दम पर, चाहे सोर्स और फोन के दम पर।
और तो और सवाल ये भी है कि जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता लोग, अधिकारी लोग, स्टार लोग किसी मंदिर में घंटों तक कब्जा करके बैठते हैं, क्या तब भी अदालतों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? तब भी तो आम जनमानस को तकलीफ होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, किसी को घुसने नहीं दिया जाता। और जब मूर्ति के ठीक बगल में कुर्सी लगाकर विश्वगुरु टाइप के लोग बैठ जाते हैं ठसक के, क्या तब भी कोई अदालत बोलेगी? अब आप जरा सोचिए कि जिस देश में भगवान का भी शोषण हो रहा हो, वहां आम आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है। और भगवान के शोषण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करें। यानी भगवानों के देश में भगवानों सुरक्षित नहीं है, धर्म के बिचौलिए लोग और धर्म का धंधा करने वाले लोग उनका भी शोषण कर रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि तमाम तरीके की बातों को फैलाने वाले लोगों ने कभी ये नहीं फैलाया कि जो पैसा देके या फिर सोर्स लगा के घूस देके शॉर्टकट में दर्शन करेगा उसको दर्शन के लाभ नहीं मिलेंगे। आखिर ये बात क्यों नहीं फैलाई गई? क्या इसलिए क्योंकि इसके फैलाने से उन्हीं लोगों का नुकसान हो जाएगा जिन्होंने ये पूरा सिस्टम तैयार किया है। बहरहाल ईश्वर हमारे भगवानों को इंसानों के शोषण से बचाए। वैसे यहाँ पे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।